नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका अपने परिवार बीके क्लासेज में। मैं ज्ञानेंद्र धारिया आशा करता हूं कि आप सब स्वस्थ और मस्त होंगे और अपनी स्टडी को अच्छी तरह से एंजॉय कर रहे होंगे। दोस्तों, मैंने आपको नेशनल इनकम यानी राष्ट्रीय आय नामक चैप्टर को अच्छी तरह से पढ़ा दिया है और इसकी थ्योरी को, जो उसमें इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं उन बातों को हमने आपके साथ में डिस्कस करा है। तो मैंने आपसे वादा किया था कि जब नेशनल इनकम यानी राष्ट्रीय आय चैप्टर पूरा हो जाएगा तो उसके बाद हम क्या करेंगे, उसके बाद हम इनके MCQ करेंगे। क्या करने वाले थे, उसके बाद इसके MCQ करने वाले थे। तो आज हमारी नेशनल इनकम, राष्ट्रीय आय और अर्थव्यवस्था के प्रकार वगैरह जो हमने आपको थ्योरी पढ़ाई, उनसे संबंधित जो एग्जाम में इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, यानी अब तक एग्जाम में उस तरह के क्वेश्चन आए हैं, हम उन क्वेश्चन के ऊपर आज के एग्जाम क्लास में चर्चा करने वाले हैं। तो दोस्तों, आज की हमारी जो क्लास है उसमें लगभग 30 से 35 क्वेश्चन होंगे। तो मैं आपसे बात करने लगूँ भाई सबसे पहले कि क्वेश्चन दिया हुआ है यहाँ पर, भारतीय अर्थव्यवस्था किस प्रकार की है। भारतीय अर्थव्यवस्था किस प्रकार की, तो मैंने तो बताया था अर्थव्यवस्थाओं के प्रकार, अर्थव्यवस्था कैसी होती है, अर्थव्यवस्था में क्या खासी बातें होती हैं, कौन सी अर्थव्यवस्था क्या क्वालिटी होती है, उन सबके बारे में चर्चा करी थी हमने। तो मैंने तो बताया था भैया, क्या भारतीय अर्थव्यवस्था पूंजीवादी अर्थव्यवस्था है? क्या भारतीय अर्थव्यवस्था पूंजीवादी अर्थव्यवस्था है? आप मुझे बताएं, क्या साम्यवादी अर्थव्यवस्था है, स्वतंत्र अर्थव्यवस्था है? देखिए, ये कोई अर्थव्यवस्था का प्रकार नहीं होता, ये तो अर्थव्यवस्था का कोई प्रकार नहीं होता, स्वतंत्र अर्थव्यवस्था कोई प्रकार नहीं होता। तो क्या मिश्रित अर्थव्यवस्था है? तो मैंने तुम्हें बताया था भैया, जब क्या हुआ था, पूंजीवादी और साम्यवादी, इन दोनों अर्थव्यवस्था का मिश्रण क्या बताया था मैंने तुम्हें, मिश्रित। पूंजीवादी कहाँ की थी? ये यूएसए के सहयोगी देशों की थी। कहाँ की थी? यूएसए और उसके सहयोगी देशों की थी। और ये जो साम्यवादी थी, ये कहाँ की थी? रूस प्लस उसके सहयोगी देशों की थी। तो हमने दोनों अर्थव्यवस्था के गुण अपने अंदर समावेश करे थे कि नहीं करे थे? तो आप कहोगे भैया आपने बताया था मिश्रित अर्थव्यवस्था, बताया था हम भारतीय अर्थव्यवस्था के बारे में। तो ये मिश्रित अर्थव्यवस्था जो है भैया कहाँ की है? ये भारतीय अर्थव्यवस्था का एक प्रकार। तो आपका ऑप्शन कौन सा हो जाएगा भैया? ऑप्शन नंबर आपका डी यहाँ पर राइट हो जाएगा। दूसरा क्वेश्चन आता है यहाँ पर कि मिश्रित अर्थव्यवस्था क्या प्रभाव है। आप मुझे बताएं, मिश्रित अर्थव्यवस्था का क्या प्रभाव होता है? क्या मिश्रित अर्थव्यवस्था का प्रभाव अर्थव्यवस्था में कृषि और उद्योग दोनों को बढ़ावा देने से होता है? किन दोनों को बढ़ावा देने से होता है? सरकारी एवं निजी क्षेत्र का दोनों का सह-अस्तित्व होता है, अमीर एवं गरीब का सह-अस्तित्व होता है, छोटे और बड़े उद्योगों का सह-अस्तित्व होता है। तो मैंने तुम बताया था भैया, ऐसी अर्थव्यवस्था जिसमें सरकार और उद्योग क्षेत्र, प्राइवेट सेक्टर दोनों ये निर्णय लें कि कितना उत्पादन करना है, कब करना है, कैसे करना है। इस प्रकार की अर्थव्यवस्था को हमने क्या बताया था? मैंने तो बताया था भैया, जब सरकारी और निजी दोनों क्षेत्र, सरकारी और निजी दोनों क्षेत्र क्या करें भैया, क्या उनमें सह-अस्तित्व वाली अर्थव्यवस्था कौन सी होती है? वो मिश्रित अर्थव्यवस्था का प्रकार होती है। इससे अगला क्वेश्चन देखते हैं अभी। वो क्या था, आर्थिक विकास के दृष्टिकोण से भारत की जो गिनती होती है, आर्थिक दृष्टिकोण के से भारत की गिनती किन राष्ट्रों में होती है? क्या भारत एक पिछड़ा राष्ट्र है, अविकसित राष्ट्र के रूप में होती है, विकासशील या फिर अर्धविकसित राष्ट्र के रूप में होती है? आप कहोगे भैया पिछड़े राष्ट्र तो वो होते हैं जिनका मतलब अपने संसाधनों का उपयोग नहीं कर पाए, काफी पिछड़े होते हैं, शिक्षा व्यवस्था का पिछड़े होते हैं, मैंने तुम्हें बताया था उनकी क्वालिटी। लेकिन यहीं पर आपको एक चीज लिखी होगी, विकासशील। जब मैंने तुम बताया था भैया कि 2009 में माननीय श्री मनमोहन सिंह जी उस समय प्रधानमंत्री थे, उन प्रधानमंत्री जी के सहयोग से भारत चाइना को पछाड़ करके दुनिया का सबसे पहला, मतलब सर्वप्रथम कहें आप कह सकते हैं, दुनिया का सबसे पहले नंबर का विकासशील राष्ट्र है। 2009 से लेकर लगातार तक चाइना दूसरे नंबर का है, पहले नंबर का भारत, दूसरे नंबर का चाइना। तो भारत की गिनती किस राष्ट्र में होती है? विकासशील राष्ट्र के रूप में भारत की गिनती होती है। अब देखो भाई इससे भारतीय अर्थव्यवस्था का कौन सा क्षेत्र सकल राष्ट्रीय उत्पाद में सबसे अधिक योगदान देता है? भारतीय अर्थव्यवस्था का कौन सा क्षेत्र सकल राष्ट्रीय उत्पाद में सबसे अधिक योगदान देता है? देखिए, सबसे अधिक रोजगार देने वाला कृषि क्षेत्र है, रोजगार की यदि बात करें, फिर उद्योग, फिर सेवा। लेकिन यदि इनके सेक्टर की बात करें कि यदि भारत में कितने रुपए का, मैंने तुम्हें बताया था कि यदि भारत में 100 रुपए का उत्पादन हो रहा है ना,
100 रुपए का उत्पादन हो रहा, तो इस 100 रुपए के उत्पादन में, इस 100 रुपए के उत्पादन में सर्वाधिक योगदान, सर्वाधिक योगदान किसका है भैया? वो सेवा क्षेत्र का है। सेवा क्षेत्र में कौन से बताए थे मैंने तुम्हें? बैंकिंग, बैंकिंग वगैरह सेवाएं होती हैं, सेवा क्षेत्र को मैंने तुम डिटेल से बताया। तो भाई किस क्षेत्र का था? सेवा क्षेत्र। कौन सेवा क्षेत्र है? कौन से भाग का? वो है भैया तृतीय क्षेत्र का। कौन से का? तृतीय क्षेत्र का। अब इस तृतीय क्षेत्र में कौन सी चीज आई थी? इसमें आई थी बैंकिंग, पुलिस, आर्मी, जितनी भी प्रकार की सेवाएं होती हैं वो कौन से क्षेत्र में थी? तृतीय क्षेत्र में। द्वितीय में कौन सी बताई थी? उद्योग धंधे वाला एग्जाम्पल दिया था। जो प्रथम प्राथमिक क्षेत्र होता है उसमें कौन से होते? कृषि से जुड़े हुए कार्य या फिर कृषि संबंधित कार्य कौन से होते? प्रथम क्षेत्र में। बंद अर्थव्यवस्था, आप मुझे बताएं बंद अर्थव्यवस्था क्या होती है? तो जब हम थ्योरी पढ़ रहे हैं तो मैंने तुम बताया था कि भैया जो बंद अर्थव्यवस्था होती है ऐसी अर्थव्यवस्था जिनमें ना तो क्या हो, जिनमें ना तो आयात हो और ना ही निर्यात हो। तो इस प्रकार की अर्थव्यवस्थाएं कैसी होती है? बंद अर्थव्यवस्था होती है। जैसे कहा कि कोरिया की अर्थव्यवस्था, उत्तर कोरिया, यहाँ के राष्ट्रपति कौन है? किम जोंग उन, जो वहाँ के क्या है? तानाशाह है। तो वहाँ की अर्थव्यवस्था क्या थी? वहाँ की बंद अर्थव्यवस्था, मतलब वहाँ के लोग एक दूसरे देश में बहुत ही जाते भी नहीं है। तो वो अर्थव्यवस्था कैसी थी? बंद अर्थव्यवस्था। किसी से ना तो सामान मंगाएंगे ना अपने यहाँ का सामान किसी दूसरे देश को बेचेंगे। तो वो कैसी अर्थव्यवस्था? बंद अर्थव्यवस्था होती है। तो ऐसा ऑप्शन कौन था इसमें? क्या उसमें केवल निर्यात होता? जी नहीं, ना तो उसमें आयात होता और ना उसमें निर्यात होता। दूसरी घाटे की अर्थव्यवस्था होती है? नहीं। क्या था? आप मुद्रास्फीति पूर्णतः नियंत्रित होती है, उसका इससे कोई संबंध नहीं है। न तो आयात, देखो न तो आयात और न ही निर्यात हो, ऐसी अर्थव्यवस्था कौन सी होती है? ये जो अर्थव्यवस्था होती है ये बंद अर्थव्यवस्था का प्रकार होता है। भारत की कुल श्रम शक्ति का लगभग कितना भाग कृषि में लगा हुआ है? भारत की कुल श्रम शक्ति का लगभग कितना भाग कृषि में लगा हुआ है? तो आप मुझे बताएं जो भारतीय कृषि है उसका कुल भाग कितना लगा हुआ है? तो अभी यहाँ से देखेंगे 43%। 43% देखिए कई किताबों में अलग अलग दिया हुआ है, कहीं पे 43 दिया हुआ, कहीं पे 45 दिया हुआ। तो एनसीईआरटी के डाटा के अनुसार 43%। ये आंकड़े हर साल बदलते रहते हैं। क्या होते हैं? जो आंकड़े होते हैं ना, ये आंकड़े हर साल बदलते रहते हैं। तो वर्तमान में 43 है। एक बार आप इसको क्या देखना, अपडेट कर लीजिएगा गूगल से। भारत में बेरोजगारी के जो आंकड़े होते हैं उन्हें कौन प्रदर्शित करता है? भारत में बेरोजगारी के आंकड़ों को कौन प्रदर्शित करेगा? तो आप मुझे बताएं भैया कौन सी संस्था जो भारत में बेरोजगारी के आंकड़ों को प्रदर्शित करेगा? क्या योजना आयोगकर्ता से, वित्त आयोगकर्ता या फिर यूएनओ करता? देखो यूएनओ कहाँ की है? ये तो एक विश्व की संस्था है। कहाँ की? विश्व संस्था है तो एक यूएनओ। तो इनका तो कुछ संबंध है नहीं भारत की बेरोजगारी से। एनएसएसओ, वित्त आयोग या योजना आयोग, तो देखो जो यहाँ पर लिखा हुआ है एनएसएसओ, ये क्वेश्चन लगभग अब से 2015-16 का एग्जाम पूछा गया। तो 2019 से पहले इसका ऑप्शन उस समय क्या था? ये था। लेकिन 2019 के बाद 19 के बाद एनएसएसओ प्लस एनएसएसओ सीएसओ होता था, सेंट्रल स्टैटिस्टिकल ऑर्गेनाइजेशन। इन दोनों को मिलाकर के क्या बना दिया गया? इन दोनों को मिलाकर के एनएसओ बना दिया गया। दोनों का जो काम था वो मतलब इसको दे दिया गया एनएसओ, एक नया डिपार्टमेंट बनाया नाम चेंज करके और इसको उन दोनों का काम दे दिया गया। तो यदि आप एग्जाम में क्वेश्चन आए तो आप क्या लगाएंगे? एनएसओ। तो कौन सा ऑप्शन हो जाएगा भैया? इसका ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा। अब आप देखो यहाँ पर भारत में बेरोजगारी की कौन सी किस्म पाई जाती है? भारत में जो बेरोजगारी की किस्म होती है वो कौन सी पाई जाती है? तो जो बेरोजगारी होती है कई प्रकार की होती है, जैसे चक्रीय बेरोजगारी, परिच्छन बेरोजगारी और मौसमी बेरोजगारी। मौसमी बेरोजगारी क्या होती है? जो मौसम के अनुसार चेंज हो। जैसे क्या होता है, जैसे मिल नहीं होता गन्ने का, उस गन्ने के मिल में लगने वाले जो कर्मचारी हैं वो तब तक ही तो रहेंगे जब तक गन्ने का उत्पादन होगा, जब तक गन्ने का सीजन चलेगा। लेकिन गन्ने का सीजन चलने के बाद में वो तो बेचारे बेरोजगार हो जाएंगे। तो कैसी बेरोजगारी हुई? वो मौसमी बेरोजगारी हुई। यदि हम बात करें यहाँ पर चक्रीय बेरोजगारी और संरचनात्मक बेरोजगारी और इनमें से सभी, तो भारत में किस प्रकार की बेरोजगारी पाई जाती है? तो ग्रामीण अल्प बेरोजगारी, मतलब कभी काम लगा कभी नहीं लगा, ये ग्रामीण अल्प बेरोजगारी वो वाली हो गई। तो इनमें से सभी प्रकार की बेरोजगारी कहाँ पाई जाती है भैया? भारत में पाई जाती है।
कृषि में, अब देखो कृषि में मूलतः किस प्रकार की बेरोजगारी पाई जाती है, जो हमारा कृषि क्षेत्र होता है उसमें किस प्रकार की बेरोजगारी पाई जाती है। देखो पहली है संरचनात्मक बेरोजगारी है, खुली बेरोजगारी, अदृश्य बेरोजगारी। अब जो कृषि वाला सेक्टर होता है वहां पर क्या होता है भाई, खेत पर काम तो एक आदमी का है, 10 आदमी पहुंच गए, मतलब काम तो वहां पर एक आदमी का है और 10 आदमी पहुंच गए, तो 10 आदमी के जाने से भी उतने ही गन्ने का उत्पादन हुआ। एक आदमी काम करने जा रहा था खेत पे, फिर भी उतने गन्ने का उत्पादन हुआ था, तो उत्पादन के ऊपर फर्क पड़ेगा कुछ नहीं। तो वो बेरोजगारी कैसे होती है, वो अदृश्य बेरोजगारी होती है, मतलब जरूरत तो इतने लोगों की काम में है नहीं लेकिन अधिक लोग उसमें लगे हुए हैं, तो वो वाली बेरोजगारी कौन सी होती है भैया, वो अदृश्य बेरोजगारी होती है। तो कृषि में पाई जाने वाली जो बेरोजगारी है वो अदृश्य प्रकार की बेरोजगारी होती है। परिच्छन बेरोजगारी का अर्थ है, देखो पूरे वर्ष भर प्रत्येक दिन काम नहीं मिलना, विशाल श्रमिक शक्ति को नियोजित प्रकार करने के लिए पूंजी का अपर्याप्त होना, कई वाला ऑप्शन है परिच्छन बेरोजगारी के लिए। इसे कहते हैं परिच्छन या छिपी बेरोजगारी। छिपी बेरोजगारी मैंने तुम्हें बताई, वो बेरोजगारी होती है जहां पर मतलब लोगों की इतनी रिक्वायरमेंट तो है नहीं लेकिन अधिक मात्रा में लोग पहुंच गए। वही कृषि वाली बेरोजगारी, मतलब गन्ने का उत्पादन करने के लिए मतलब किसी के पास में 1 या 2 बीघा जमीन है, उसमें काम करने की रिक्वायरमेंट तो एक आदमी की लेकिन 4 से 5 आदमी उसमें काम कर रहे, तो वो कैसी हुई, परिच्छन या छिपी बेरोजगारी। आवश्यकता से अधिक लोगों का किसी काम में कार्यरत होना, आवश्यकता से अधिक लोगों का किसी काम में कार्यरत होना क्या कहलाते हैं भैया, छिपी बेरोजगारी, परिच्छन बेरोजगारी कहलाती है। अब आते हैं इससे अगले क्वेश्चन पर। एक होता है भारत में ग्रामीण क्षेत्रों में कौन सी बेरोजगारी पाई जाती है, सर्वाधिक पाई जाती है ग्रामीण क्षेत्रों में, तो मौसमी बेरोजगारी पाई जाती है, मैंने तो बताया मौसमी बेरोजगारी होती है, अदृश्य बेरोजगारी या फिर उपयुक्त दोनों। देखो अदृश्य बेरोजगारी पाई जाती है कृषि में, अदृश्य या छिपी बेरोजगारी या फिर परिच्छन बेरोजगारी, इसी बेरोजगारी के नाम है। दूसरा आता है मौसमी बेरोजगारी, तो जो मौसमी बेरोजगारी है ये वही वाली बेरोजगारी बताई मैंने, गन्ने के मिल में काम करते हैं वर्कर, अब गन्ने का उत्पादन तब तक हो रहा तब तक उन्हें काम मिल रहा, मिल बंद हो गया तो बेरोजगार हो गए, तो छिपी बेरोजगारी मौसमी बेरोजगारी हुई। इसका मतलब दोनों प्रकार की बेरोजगारी कहाँ पाई जाती है, वो हमारी उसमें ग्रामीण क्षेत्रों में पाई जाती है। वर्तमान समय में देश किस प्रकार की बेरोजगारी की बहुत बड़ी समस्या से ग्रस्त है। अब देखो कई बार क्या होता है, जो मतलब वर्तमान देख लो कि गवर्नमेंट जॉब नहीं दे रही, सरकार नई भर्तियां नहीं निकाल रही, इस तरह के चीजें चलती रहती हैं, मुद्दे सरकार के सामने आते रहते हैं। तो ये कौन सी बेरोजगारी भैया, ये शिक्षित प्रकार की बेरोजगारी, मतलब जनता अधिक शिक्षित है, वो अपनी क्वालिटी से नीचे का काम करने के लिए तैयार नहीं है, तो ऐसी बेरोजगारी क्या कहते हैं हम, शिक्षित बेरोजगारी। अधिक जनसंख्या शिक्षित है लेकिन उन्हें अपनी क्वालिटी के हिसाब से रोजगार नहीं मिल रहा, वो वाली बेरोजगारी कौन सी भैया, शिक्षित बेरोजगारी है। अब आते ग्रामीण राष्ट्रीय ग्रामीण विकास संस्थान कहाँ स्थित है। अब देखो राष्ट्रीय विकास ग्रामीण संस्थान कहाँ स्थित है, तो ये तेलंगाना, कहाँ पर भैया, तेलंगाना। तेलंगाना में स्थित है। तेलंगाना के भी कहां पर, हैदराबाद, तेलंगाना के भी हैदराबाद शहर में स्थित है भैया। क्या राष्ट्रीय ग्रामीण विकास संस्थान, तो कौन सा ऑप्शन हो जाएगा भैया, ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर राइट हो जाएगा। वैश्वीकरण, अब देखो वैश्वीकरण का अर्थ क्या है, देखिए ये सब चीजें हम बाद में एक चीजों को डिटेल से देखेंगे, लेकिन उससे पहले हमें थोड़ा बहुत तो नॉलेज होनी चाहिए। अब देखो बात 1999 के समथिंग की है, 1991 तब की भैया, ये आप मुझे बताएं सबसे पहले, वैश्वीकरण का अर्थव्यवस्था का एकीकरण से होता है, आपने बताया अर्थव्यवस्था के एकीकरण से होता है, वित्तीय बाजार का एकीकरण होता है, घरेलू अर्थव्यवस्था का वैश्विक अर्थव्यवस्था के साथ एकीकरण, अर्थव्यवस्था के विभिन्न खंडों का एकीकरण। कौन सा ऑप्शन इसमें राइट हो जाएगा, तो मैं आपसे बात करने लगूंगा इस ऑप्शन की, तो 1991 के समथिंग की बात है, 1991 की। इन सब चीजों को हम बाद में डिटेल से लिखेंगे। तो भारत सरकार के ऊपर इस तरह से एक संकट पैदा हो गया कि इंडियन गवर्नमेंट के पास में सरकारी कर्मचारियों की 15 दिन तक की सैलरी देने के लिए पेमेंट नहीं बचा था, और विदेशों से सामान नहीं मंगाते हैं हम, जिसे कहते हैं अंतर वो डॉलर वगैरह होते हैं, विदेशी मुद्रा भंडार। तो विदेशी मुद्रा भंडार भारत का पूरा खाली हो चुका था। अब भारत सरकार के पास में समस्या ये थी कि इस व्यवस्था से कैसे उभरा जाए, तो सरकार एक नियम लेकर आई थी भैया,
निजीकरण, वैश्वीकरण और उदारीकरण, इन सब चीजों के बारे में अच्छी तरह देखेंगे भी हम बाद में। तो यहीं पर एक चीज आई है वैश्वीकरण। तो ये वैश्वीकरण क्या था कि भारतीय अर्थव्यवस्था का विश्व की अर्थव्यवस्था के साथ में यदि एकीकरण कर दिया जाए तो लेन देन अधिक बढ़ जाएगा, रोजगार लोगों को मिलेगा, तो क्या होगा भैया, अर्थव्यवस्था ग्रो कर जाएगी ऊपर की तरफ। तो कौन सा ऑप्शन है इसमें भैया, घरेलू अर्थव्यवस्था का वैश्विक अर्थव्यवस्था के साथ में एकीकरण यदि करेंगे तो इस व्यवस्था क्या कहलाएंगे, ये वैश्वीकरण की स्थिति कहलाती है। तो ऑप्शन नंबर आपका कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा। अब देखो इसमें कुछ क्वेश्चन तुम्हें स्वयं भी करना है, क्योंकि मैंने थ्योरी के जब मैंने थ्योरी पढ़ाई थी ना तब तुम्हें बताया था। योजना आयोग किसके सर्वेक्षण के आधार पर निर्धनता रेखा के नीचे के लोगों का आकलन करता है, किसके आधार पर करता है, तो मैंने तो बताया था एनएसओ, सीएसओ, ये चीजें मैंने तुम बताई थी। तो इस क्वेश्चन का जवाब तो आपको कहां देना, इसका जवाब आपको कमेंट बॉक्स में देना पड़ेगा भैया। 5 से 6 क्वेश्चन ऐसे जिनका जवाब आपको कमेंट बॉक्स में ही देना पड़ेगा। भारत की राष्ट्रीय आय में सर्वाधिक योगदान किस क्षेत्र का होता है, और राष्ट्रीय आय की बात हो रही, सर्वाधिक योगदान किस क्षेत्र का होगा, तो भैया देखो लोगों को रोजगार तो मिलेगा कृषि क्षेत्र में अधिक, लोगों को रोजगार तो कृषि क्षेत्र में अधिक मात्रा में मिल रहा, लेकिन यदि मैं बात करने लगूं भैया आपसे, आप मुझे बताएं यहाँ पर व्यापार के क्षेत्र का है, विनिर्माण के क्षेत्र का है, या फिर कृषि क्षेत्र का है, बैंकिंग क्षेत्र का। अब देखो इसी का आधार पर देखा जाए, इसी का आधार पर देखा जाए तो भैया किस क्षेत्र में मिलेगा, तो मैंने तो बताया था भैया सर्वाधिक तो मिलता है, सबसे अधिक सर्वाधिक की बात करें तो सर्वाधिक मिलेगा भैया सेवा क्षेत्र में, सेवा क्षेत्र में मिलेगा। उससे नीचे की बात करें तो उससे नीचे की बात करें तो कौन सा हो जाएगा भैया, उद्योग, फिर कौन सा जाएगा भैया, कृषि क्षेत्र आपका, कौन सा, कृषि, क्योंकि कृषि क्षेत्र में लोगों को रोजगार तो अधिक मिलेगा लेकिन राष्ट्रीय आय में उत्पादन कम ही होता। सर्वाधिक योगदान किस क्षेत्र को होगा भैया, तो इसके अनुसार सीधियां सेवा दिया होता, यदि इस ऑप्शन में क्या दिया होता है, यदि सेवा क्षेत्र इस ऑप्शन में दिया होता तो ऑप्शन कौन सा लगाते हैं हम, सेवा क्षेत्र लगाते, लेकिन सेवा क्षेत्र तो है नहीं। अब क्या लगाएंगे, आप मुझे बताएं इस क्वेश्चन का जवाब आपको क्या देना पड़ेगा, कृषि क्षेत्र होगा या फिर विनिर्माण क्षेत्र होगा, तो कौन सा ऑप्शन आ जाएगा यहाँ पर, कृषि क्षेत्र हो जाएगा। क्योंकि अर्थव्यवस्था में पता क्या होता है, जब मैंने तुम्हें बताया था कि भैया यदि एक कहानी बताई थी मैंने तुम्हें कि भाई सरकार के पास में अर्थव्यवस्था में, किसी भी देश की अर्थव्यवस्था में कृषि पर्याप्त मात्रा में कच्चा माल तो उपलब्ध करा दिए, लेकिन वहां पे उद्योग धंधे सेवा क्षेत्र ऐसे नहीं है जो उस कच्चे माल को उपभोग कर सके, तो पिछड़ी अर्थव्यवस्थाएं थी। कैसी थी, पिछड़ी अर्थव्यवस्थाएं थी। एक अर्थव्यवस्था ऐसी थी कच्चा माल पर्याप्त मात्रा में मिल रहा, लेकिन उद्योग धंधे इतने हैं कि कच्चा माल तुरंत उठ जा रहा वहां से, विदेशों से मंगाना पड़ रहा। तो वह अर्थव्यवस्था किस क्षेत्र की थी, वो विकसित क्षेत्र की अर्थव्यवस्था थी। तो भारत में उद्योग धंधे भी काफी मात्रा में है, तो कौन सा क्षेत्र आ जाएगा भाई यहाँ पर, कृषि क्षेत्र आ जाएगा। सेवा क्षेत्र दिया हुआ होता तो हम सेवा क्षेत्र लगाते हैं। भारत की राष्ट्रीय आय का प्रमुख स्रोत कौन सा भैया, भारत की नेशनल इनकम का प्रमुख स्रोत कौन सा, तो भैया सेवा क्षेत्र। सेवा क्षेत्र एक ऐसा क्षेत्र है जहाँ पे भारत की राष्ट्रीय आय का अधिकांश हिस्सा आता है। अब योजना काल में राष्ट्रीय आय में किस क्षेत्र का योगदान घटा, योजना काल जो था उस योजना अवकाश में किस क्षेत्र का योगदान घटा था, तो कृषि क्षेत्र का राष्ट्रीय आय में योगदान घट रहा था योजना अवकाश में। आप मुझे बताइए योजना अवकाश कब से कब तक था, तो 1967, 1968, 1969, ये 3 वर्ष कैसे थे भैया, योजना अवकाश के थे। इन सब चीजों के बारे में बाद में देखेंगे, योजना अवकाश या फिर पंचवर्षीय योजना, एक एक चीजों को डिटेल से पढ़ेंगे। तो कौन सा भैया, कृषि क्षेत्र का। वर्तमान में भारत की राष्ट्रीय आय में किस क्षेत्र का सर्वाधिक योगदान है, भारत की राष्ट्रीय आय का किस क्षेत्र में किस क्षेत्र का सर्वाधिक योगदान है। अभी कभी क्वेश्चन कराया था कौन सा भैया, सेवाएं, सेवा क्षेत्र। यदि अर्थव्यवस्था में कृषि क्षेत्र का स्थान घट रहा हो और सेवा क्षेत्र का स्थान निरंतर बढ़ रहा हो तो अर्थव्यवस्था विकसित की तरफ बढ़ती है, विकसित क्षेत्र की तरफ बढ़ती चली जाती है। अब ये क्वेश्चन देखना, अभी नियोजन के आरंभ में जब 1950-1951 के समथिंग की बात थी, 1950-19
समथिंग की बात थी। तो सकल घरेलू उत्पाद जीडीपी में प्राथमिक क्षेत्र द्वितीयक क्षेत्र का योगदान 1993-94 कीमतों पर क्रमशः 55.1% और 29 कितने के समथिंग था। तो जो आपके पास 2015 के दौरान परिवर्तित होकर क्रम से कितना हो गया 2015 के दौरान। अब देखो यहाँ पर यहीं पर सर्वाधिक योगदान अर्थव्यवस्था के क्षेत्र में, अर्थव्यवस्था के क्षेत्र में सर्वाधिक योगदान किस क्षेत्र का बढ़ रहा है। अब आगे इस क्वेश्चन में देखना भी तुम्हें, मैंने तुम बताया था भैया अर्थव्यवस्था में क्या बढ़ रहा, अर्थव्यवस्था के क्षेत्र में यदि क्या बढ़ रहा भैया, कृषि क्षेत्र का स्थान निरंतर घट रहा और सेवा क्षेत्र का बढ़ता जा रहा। तो इसका मतलब हम अर्थव्यवस्था को कैसी किस तरफ ले जा रहे हैं, विकसित करने की तरफ अर्थव्यवस्था को लेकर जा रहे हैं। तो वाला क्षेत्र कौन सा पहुंच जाएगा भैया, मतलब हमारी अर्थव्यवस्था ग्रो कर रही है यदि कृषि क्षेत्र का स्थान घट रहा और सेवा क्षेत्र का स्थान निरंतर ऊपर की तरफ ग्रो कर रहा है। तो वो कैसी अर्थव्यवस्था भी, विकासशील और विकसित अर्थव्यवस्था की तरफ हम निरंतर अग्रसर होते जा रहे हैं। तो वही बात यहाँ पर दर्शाई गई है। पहले कृषि क्षेत्र का योगदान अधिक था, देखो 1950-51 के समथिंग कृषि क्षेत्र का योगदान यहाँ पर कितना दिया हुआ 55.11%, 55.11% दिया हुआ भैया कृषि क्षेत्र का योगदान। लेकिन यदि यहाँ पर बात करें, ये कौन से आंकड़े भैया अभी दिखाऊंगा, देखो मैं तुम्हें, ये वाले आंकड़े किस चीज के हैं, ये कृषि के हैं, ये उद्योग के हैं और ये किस क्षेत्र के हैं, ये सेवा क्षेत्र के हैं। तो मतलब देखो यहाँ पर कृषि 55.1% थी और इन सभी ऑप्शन में कृषि कैसे घटती जा रही भैया, कृषि का स्थान घटा कि नहीं घटा, 55 से घटकर 22 या 17 के समथिंग आया। उसके बाद जो उद्योग क्षेत्र था, उद्योग क्षेत्र 13 से बढ़कर कितना हुआ 31, 26, 21, 34, मतलब निरंतर मात्रा में तो बढ़ा। और जो हमारा सेवा क्षेत्र था, सेवा क्षेत्र 29% था, लेकिन यहाँ पर लगभग 50 के समथिंग है। तो इसका मतलब अर्थव्यवस्था कैसी हो रही भैया, अर्थव्यवस्था कैसी है, अर्थव्यवस्था विकसित होने की तरफ बढ़ रही है, विकसित या फिर विकासशील की तरफ बढ़ रही है। निरंतर मात्रा में सेवा क्षेत्र का स्थान बढ़ता चला जाता था। तो भी देखो ये क्वेश्चन, ये आंकड़े कब के हैं 2014-15 की बात करिए। यहाँ पर 2014-15 के दौरान बढ़कर कितने हो गए। तो देखो भी 2014-15 के दौरान मुझे भी इतना नहीं पता कि आंकड़े क्या है। आप इस चीज को एक बार क्या कर लेना, इसे एक बार गूगल करके देख लेना कितना आंकड़े, लेकिन 2014-15 बहुत पुराना हो चुका, वर्तमान का तो पता है कितना क्षेत्र में बढ़ रहा है। लेकिन इस चीज का पता होना चाहिए भैया कि कितना क्षेत्र अर्थव्यवस्था घट रहा है, किस क्षेत्र का बढ़ रहा है। यदि आप इस चीज को समझ लेंगे तो इन क्वेश्चन को कर देंगे। केंद्रीय सांख्यिकी संगठन एनएसएस की स्थापना किस वर्ष हुई थी। अब देखो मैंने तो बताया था, एक सीएसओ बताया था, एक बताया था एनएसओ। सीएसओ और एनएसओ मैंने तुम्हें दो संगठन बताए थे। इसकी फुल फॉर्म क्या थी, सेंट्रल, मैंने तुम्हें दो ऑप्शन बताए थे, एक तो तुम्हें सीएसओ, एक बताया था एनएसओ। जो सीएसओ था इसकी फुल फॉर्म क्या थी, सेंट्रल स्टैटिकल ऑर्गेनाइजेशन। अब आता है एनएसएसओ, नेशनल सैंपल सर्वे ऑर्गेनाइजेशन। सीधे सीधा एग्जाम में क्वेश्चन आता है सीएसओ की फुल फॉर्म क्या होती है, एनएसएसओ की फुल फॉर्म क्या होती है। यहाँ से एग्जाम में एक नंबर या दो नंबर का क्वेश्चन देखने के मिल जाएगा यदि आप एसएससी की तैयारी कर रहे हैं। तो पूछा गया केंद्रीय सांख्यिकी संगठन एनएसएसओ की स्थापना कब हुई। तो मैंने तुम्हें यहीं पर बताया था भैया कि पब्लिक सॉरी कौन सी, नेशनल इनकम समिति एनआईसी, एनआईसी से बताई थी मैंने तुम्हें, नेशनल इनकम समिति, नेशनल इनकम समिति। इस नेशनल इनकम समिति के एक सदस्य थे पीसी महालनोबिस। इन पीसी महालनोबिस महोदय का थे इनके हेड पे। इन पीसी महालनोबिस की अध्यक्षता में पीसी महालनोबिस, इन पीसी महालनोबिस महोदय की अध्यक्षता में एक कमेटी गठित हुई थी, नेशनल इनकम कमेटी। उस नेशनल इनकम कमेटी ने एनएसएसओ और सीएसओ की स्थापना करी थी।
केंद्रीय सांख्यिकी संगठन, देखो ये केंद्रीय सांख्यिकी संगठन, यहाँ पे CSO कर लेंगे, देखो NSSO नहीं है, NSSO नहीं है, इसको CSO कर लेंगे। तो CSO की स्थापना कब हुई थी भैया? तो इसकी स्थापना हुई थी 1950 में। कब की बात है भैया? 1950 की बात है, CSO की स्थापना हुई थी। क्यों देखा यहाँ पे रखा केंद्रीय सांख्यिकी संगठन दे रखा और यहाँ पर दे रखा नेशनल स्टैटिस्टिकल सर्वे ऑर्गेनाइजेशन। तो ये अलग चीज है, इसका आंसर काट देंगे, इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा? CSO। तो 1950। उसके बाद आती है भाई भारत की राष्ट्रीय आय अनुमानित होती है। अब भारत की राष्ट्रीय आय अनुमानित कौन सा संगठन करता है? थ्योरी में अच्छी तरह से एक्सप्लेन करके बताया भाई कौन सा संगठन राष्ट्रीय आय की गणना करने की जिम्मेदारी दी गई है। दो ऑप्शन बताए थे मैंने तुम्हें। वो संगठन कितने तरीके से राष्ट्रीय आय की गणना करता? आय निर्गत फॉर्मूला, आय निर्गत फॉर्मूला, दो ऑप्शन बताए थे, आय निर्गत फॉर्मूला, दूसरा बताया था व्यय निर्गत फॉर्मूला। तो दो तरीके बताए थे आय को मापने के। तो कौन सा संगठन, आपको उसका जवाब देना या कमेंट बॉक्स में देना। उसके बाद आते हैं अपने अगले क्वेश्चन पर। 1967-68 में 1967-68 के समथिंग प्रति व्यक्ति आय 20 रुपए थी। 1967 में प्रति व्यक्ति आय 20 रुपए थी, हमें इतना पता है 20 रुपए थी। यह सर्वप्रथम सुनिश्चित किया था, किसने किया था? क्या महात्मा गोविंद रानडे जी ने किया था? आप मुझे बताएं, क्या इन्होंने किया था? सर WG हंटर ने या RC दत्त ने या फिर दादाभाई नौरोजी? तो भैया मैंने तो बताया था जो दादाभाई नौरोजी थे ये कौन थे? एक पारसी नेता थे, एक नेता थे और नेता भी कैसे थे? पारसी धर्म के। ये उसी धर्म को फॉलो करते थे जिस धर्म को रतन टाटा जी करते थे। तो इन्होंने क्या करा? इन्होंने ड्रेन का सिद्धांत दिया था। इन्होंने सिद्धांत दिया भैया ड्रेन थ्योरी, ड्रेन थ्योरी का सिद्धांत दिया था। ड्रेन की थ्योरी का सिद्धांत दिया था। उन्होंने बताया किस तरह से भारत की कमाई विदेशों में भेजी जा रही है, ब्रिटेन वाले किस तरह से भारत को लूट रहे हैं। और इन्होंने बताया था कि भैया भारत की आय 20 रुपए है। 1967-68 के आंकड़े लिए थे, उसमें 1867-68 के आंकड़े लिए थे इन्होंने। और आंकड़े प्रदर्शित कब किए थे? इनका आकलन कब करा था? इनका आकलन करा था भाई, आकलन करने के बाद पूछे तो 1977-78 में 2 वर्षों में इस चीज का आकलन करके बताया था कि भारत की राष्ट्रीय आय 20 रुपए है। तो ऑप्शन कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर राइट हो जाएगा। अब आते हैं ड्रेन का सिद्धांत। मैंने तो बताया था ड्रेन का सिद्धांत किसने दिया था, मतलब किस तरह से भारत की जो आय है, भारत का रुपया है, उसका किस तरह से विदेशों में क्या हो रहा है, निकास हो रहा है। तो कौन थे भैया? क्या तिलक जी ने करा था, दादाभाई नौरोजी या गोपाल कृष्ण गोखले, गोविंद रानडे? तो आप मुझे बताएं कि कौन से ऐसे राजनेता थे जिन्होंने ड्रेन का सिद्धांत दिया था और बताया था कि भारत की आय 20 रुपए है। तो अभी हमने क्वेश्चन करा कि भैया कौन थे? दादाभाई नौरोजी। इन्होंने नहीं क्यों सिद्धांत दिया था? इन्होंने सिद्धांत दिया था भैया ड्रेन का सिद्धांत। कौन सा? ड्रेन वाला सिद्धांत इन्होंने दिया था, दादाभाई नौरोजी। भारत में राष्ट्रीय आय की गणना में किस फॉर्मूले का प्रयोग किया जाता है? तो उत्पत्ति गणना विधि, आय विधि, उपयोग, दोनों। उत्पत्ति गणना विधि, आय विधि या उपयोग, दोनों। तो मैं आय विधि बताई थी, व्यय विधि और आय निर्गत फॉर्मूले। तो कौन सा ऑप्शन आ जाएगा इसका? ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर राइट हो जाएगा। हिंदू वृद्धि दर, हिंदू वृद्धि दर देखिए किससे संबंधित है? हिंदू वृद्धि दर। आपने हिंदू वृद्धि दर थ्योरी कराते तो जब मैं छूट गया था। तो आप मुझे बताएं क्या प्रति व्यक्ति आय में, राष्ट्रीय आय में साक्षरता से या जनसंख्या से? तो इसका जवाब आप मुझे दें। मैं सबसे पहले आपको बताऊंगा कि 1980 के समथिंग की बात है। कब की? 1980 के समथिंग की बात है। एक प्रोफेसर हुए, प्रोफेसर राजकृष्णा। वो कहाँ के थे? जो है यहाँ प्रायद्वीप भारत। प्रायद्वीप भारत मतलब 3 तरफा से जल से घिरा हुआ क्षेत्र है, उस क्षेत्र में रहने वाले एक प्रोफेसर थे, प्रोफेसर राजकृष्णा। कौन थे भैया? प्रोफेसर राजकृष्णा। और ये प्रोफेसर राजकृष्णा क्या थे? इन्होंने एक सिद्धांत दिया कि हिंदू वृद्धि दर। अब हिंदू वृद्धि दर आप कहोगे भैया हिंदू वृद्धि दर में जनसंख्या की बात हो रही है, इसका मतलब मैंने कभी ठीक है, लेकिन अर्थव्यवस्था के क्षेत्र में बात हुई। अब 1980 के समथिंग की तो ये बात है। उससे पहले हुआ क्या? 1961 से 1980 तक
1961 से लेकर 1980 तक भारत की जनसंख्या तीव्र गति से बढ़ी। मतलब भारत की जनसंख्या में काफी तीव्र उछाल मार गया और यहाँ पर हिंदुओं की जनसंख्या किस गति से बढ़ रही थी, वो 3.5% प्रति वर्ष की दर से बढ़ रही थी हिंदुओं की जनसंख्या। और इतनी ही दर से भारतीय अर्थव्यवस्था जो थी अपनी, वो भारतीय अर्थव्यवस्था की बढ़ने की दर कितनी थी, 3.5% के समथिंग ही थी। तो जो प्रोफेसर राजकृष्णा ने कहा कि देखो भाई, जिस दर से एक हिंदू बाहुल्य देश में अर्थव्यवस्था 3.5% की दर से बढ़ रही है, ठीक है, और इतनी ही दर से क्या बढ़ रही है, भारत की अर्थव्यवस्था बढ़ रही है। तो प्रोफेसर राजकृष्णा ने कहा कि भैया जो राष्ट्रीय आय है भारत की, वो 3.5% से बढ़ रही है और जनसंख्या भी कितने परसेंट से बढ़ रही है, वो 3.5% से बढ़ रही है। तो इसे हिंदू वृद्धि दर कहा गया था। इसने कहा, प्रोफेसर राजकृष्णा ने कहा। यहाँ पे क्वेश्चन पूछ लेगा तो प्रोफेसर का नाम लेके पूछेगा या फिर परसेंट वगैरह पूछ लेगा। अब यहाँ पर देखिए दो ऑप्शन आते हैं, एक तो आता साक्षरता से, साक्षरता पे कुछ लेना देना नहीं है इस चीज का। दूसरा आता जनसंख्या से, किससे आता भैया, दूसरा जनसंख्या से आता, या फिर प्रति व्यक्ति आय से इसका कोई संबंध नहीं है, राष्ट्रीय आय से इसका क्या संबंध नहीं है, इससे संबंध नहीं, तो कौन सा रहेगा भैया, जनसंख्या से। लेकिन यहीं पर पूछे कि भारतीय अर्थव्यवस्था में जीडीपी की दर, इसको काट करके क्या पूछ ले, जीडीपी की दर पूछ ले, तो फिर दोनों ऑप्शन राइट हो जाएंगे। 1949 में गठित राष्ट्रीय समिति के अध्यक्ष कौन थे, मैंने तो बताया था कि एनआईसी, नेशनल इनकम समिति थी। इसके हेड कौन थे, पीसी महालनोबिस, और इसके ये तो क्या थे, इसके तो अध्यक्ष थे, और इसके तो अन्य सदस्य है। इसके अन्य सदस्य तो कौन थे, वो थे BKRB राव, और दूसरे कौन से थे, DR गाडगिल। तो कौन सा ऑप्शन आ जाएगा, पीसी महालनोबिस। स्वतंत्रता पूर्व भारत की राष्ट्रीय आय के संबंध में किसने अनुपात लगाए थे, मतलब किसने अनुमान लगाए थे, यहाँ पर इसका लिख लेना, अनुपात नहीं, इसको अनुमान कर लेना, अनुमान लगाए थे। नेशनल सैंपल सर्वे ने, केंद्रीय सांख्यिकी संगठन ने, सिराज ने। तो आप मुझे बताएंगे स्वतंत्रता पूर्व भारत की राष्ट्रीय आय गणना किसने की थी, इसका जवाब तो कहां देना भैया, कमेंट बॉक्स में देना, क्योंकि सब चीजें कहां एक्सप्लेन हो चुकी हैं, थ्योरी में एक्सप्लेन हो चुकी हैं। स्वतंत्रता के पश्चात देश की राष्ट्रीय आय का अनुपात लगाने के लिए भारत ने राष्ट्रीय आय समिति, मतलब एनआईसी की स्थापना कब करी थी, एनआईसी की स्थापना कब करी थी। देखो तुरंत आप आजाद होने के बाद की बात है, 1956 नहीं है, 61 भी नहीं है, 66 भी नहीं है, तो ऑप्शन ऐसे कट गया। तो 4 अगस्त 1949 को पीसी महालनोबिस की अध्यक्षता में राष्ट्रीय आय समिति और नेशनल इनकम समिति की क्या हुई थी, स्थापना हुई थी। स्वतंत्रता के बाद भारत की शताब्दी के लिए राष्ट्रीय आय का अनुमान को किस श्रृंखला के अंतर्गत रखा गया है। तो आप मुझे बताएं इस क्वेश्चन का जवाब क्या है, परंपरागत श्रृंखला, पुनरीक्षित श्रृंखला, नवीन श्रृंखला। स्वतंत्रता के बाद की शताब्दी के पश्चात राष्ट्रीय आय का अनुमान को किस श्रृंखला के अंतर्गत रखा गया, तो लिखेंगे भैया नवीन श्रृंखला। भारत में राष्ट्रीय आय गणना किस आधार पर की जाती है, अब देखो भारत में राष्ट्रीय आय गणना किस आधार पर की जाती है। अब यहाँ पे एक लिखा हुआ चालू मूल्यों पर, दूसरा लिखा हुआ स्थिर मूल्यों पर, या तीसरा इनमें से सभी। तो जब हम क्या पढ़ रहे थे, थ्योरी पढ़ रहे हैं, मैंने तो बताया था भैया, जब हम जीडी का मापन करते हैं, जीडीपी यानी सकल राष्ट्रीय उत्पाद का मापन करते हैं, तो दो आधार पर करते हैं। कहते नहीं कि महंगाई हो गई, लेकिन उस महंगाई का पैमाना क्या है, उस महंगाई का अनुमान किस आधार पर लगाएंगे। आप कहोगे पिछले साल तो इतनी थी, लेकिन अब की बात इतनी, तो उसका पिछले साल से कुछ मतलब नहीं होता। उसका मतलब कब से होता कि भैया हमें तो आधार पर मानते क्या, बेस ईयर मानते, और उस बेस ईयर के आधार पर हम महंगाई और मंदी का पता लगाते हैं। ऐसा नहीं कि लगातार चीजों के मूल्य बढ़ते हैं, कई बार घट भी जाते हैं। तो जो वर्तमान में चालू मूल्यों पर जीडीपी निकलेगी, चालू मूल्य वाली वो तो लग रहे थे, लेकिन स्थिर मूल्यों पर आधार पर भी हम कई बार निकालते हैं। स्थिर मूल्य का आधार पर किसका चीज का पता चलता है, मुद्रास्फीति का, मुद्रा अपस्फीति का पता चलता है वहां पे। तो कौन सा आधार वैसे नापने के दोनों आधार होते हैं, उपयुक्त सभी, चालू मूल्य पर भी मापा जाता है और स्थिर मूल्य पर भी। वर्तमान में राष्ट्रीय आय समूह की गणना किस आधार पर की जाती है,
राष्ट्रीय आय के समंको की गणना किस आधार पर की जाती है भैया? क्या 1970-71 पर? नहीं, 70-71 में क्या होता है? यहाँ से राज्यसभा की सीटों का आवंटन होता जो संविधान में होता 70-71 के आधार पर। 1981 के आधार पर नहीं, 93-94 जी नहीं, 2004 और 2005 के आधार पर। 2004 और 2005 के आधार पर क्या होता? राष्ट्रीय आय की गणना का मापन होता। भारत में राष्ट्रीय आय की सही संगणना में एक आने वाली कठिनाई है अर्ध बेरोजगारी, मुद्रास्फीति, बचत की निम्न दरें, मौद्रिक क्षेत्र का सहअस्तित्व। तो आप मुझे बताएंगे भैया, जो भारत की राष्ट्रीय आय की सही संगणना में, भारत की राष्ट्रीय आय की सही गणना में होने वाली कठिनाई है, होने वाली है कठिनाई कौन सी है? अमौद्रिक क्षेत्र का अस्तित्व, अमौद्रिक क्षेत्र का अस्तित्व, बचत की निम्न दरें, अर्ध बेरोजगारी, मुद्रास्फीति। तो मैंने तो बताया था मुद्रास्फीति बताया था, अर्ध बेरोजगारी, बचत की निम्न दरें और अमौद्रिक क्षेत्र। अमौद्रिक क्षेत्र वो होता है जिसका पैसे में अनुमान नहीं लगाया गया, तो वो क्या करता है? राष्ट्रीय आय गणना में आने वाली एक कठिनाई होती है। तो कौन सा ऑप्शन आ जाएगा? अमौद्रिक क्षेत्र का अस्तित्व। अमौद्रिक मतलब जिस चीज का हमें पता ही नहीं, अब हम उसका क्या रेट मान देंगे, कितने रुपए के, कितने की नहीं, तो कौन सा ऑप्शन हो जाएगा? ऑप्शन नंबर यहाँ पर राइट हो जाएगा। भारत में राष्ट्रीय आय की सही संगणना में कौन सी समस्या नहीं आती? तो कौन सा क्वेश्चन भैया? ये क्वेश्चन हमने अभी कराया कि भैया अमौद्रिक क्षेत्र ऐसा क्षेत्र जहां पर क्या होता है भैया, जिसकी राष्ट्रीय आय में क्या नहीं होती, राष्ट्रीय आय में गणना करते वक्त हमें वो चीजें परेशान नहीं करती। कई बार क्या होता है, किस चीज का मूल्य है पता, इतने रुपए है तो उसे तो हम आपस में बांट लेंगे, लेकिन कई बार क्या हमें सामान तो दे दिया लेकिन मूल्य नहीं बताया, तो वहां से क्या हुई, हमें कठिनाई पैदा हुई। तो इस क्वेश्चन का जवाब आपको कह देना कमेंट बॉक्स में। अब देखो कितने भैया 35 क्वेश्चन थे आगे क्लास में, 35 क्वेश्चन थे, और मैं यहीं पर आपको बताऊंगा भी वही कहाँ चले गए। में क्वेश्चन कर रहे थे अभी, हाँ ये वाला। तो जब मैं थ्योरी कराता था उस समय लिखवाते हैं, भूल गया था भैया 1900 उसकी बात है। तो एक और संगठन होता IMF, शॉर्ट में लिख लेंगे इसको, अभी बाद में डिटेल से पढ़ेंगे। इस IMF ने 1991 में जब भारत के पास में लोगों को पैसा देने के लिए पर्याप्त सैलरी भी नहीं बची थी ना, तो इस IMF ने भारत को पैसा दिया था अपना लेन देन व्यापार करने के लिए। तो इन्होंने भारत के सामने 4 प्रकार की शर्तें रखी। एक पहली शर्त क्या थी? पहली शर्त तो ये थी, 4 शर्त थी भैया, 4 शर्त थी। इन 4 शर्तों में जो सबसे इंपॉर्टेंट शर्त थी वो तो पहली ये थी कि भाई GDP का हर तीसरे महीने, हर तीसरे माह आंकड़े जारी करना। एक तो ये थी, दूसरी क्या थी? सब्सिडी नहीं देंगे, और भी कई प्रकार की दरें थी। तो इसने इन 4 शर्तों में एक जो सबसे इंपॉर्टेंट शर्त थी वो ये थी कि भाई अपना बेस ईयर, सबसे इंपॉर्टेंट थी बेस ईयर। बेस ईयर आप बदलेंगे हर 5 वर्ष में, बेस ईयर हर 5 वर्ष में बदलेंगे, हर 5 वर्ष में बदलेंगे। अब देखना आपको यहाँ से एक चीजें पता चलेंगी। आप कहोगे भैया अभी भी तुमने बताया कि IMF ने हर 5 वर्ष में बेस ईयर बदलने के लिए कहा। मैंने कहा जी बिल्कुल क्या, लेकिन आपने तो 2004 और 5 को बेस वर्ष बता रखा है। मैंने कहा जी बिल्कुल, तो ये 2005 से और 4 से लेकर अब तक 20 वर्ष तक भी क्यों नहीं बदला? तो इसका बदलने का सबसे पहला रीजन क्या है? अब देखो IMF के अनुसार हर 5 वर्ष में चेंज होना था, लेकिन अगला नंबर बेस ईयर का कब लग रहा था भैया? 2010 में। अब 2010 में लगने के साथ क्या हुआ कि यहाँ पर आ गई थी मंदी। क्या ही मंदी वाली स्थिति पैदा हुई। अब बेस ईयर उस वर्ष को माना जाता है जो सामान्य वर्ष हो, ना तो उसमें अधिक महंगाई हो ना अधिक मंदी वाला अवस्था हो। तो 2002 इसलिए नहीं हो पाया, 2010 तो इसलिए नहीं हो पाया। अब आप लोगों को चलो 2010 नहीं हो पाया, तो अगला वर्ष देख लेते, 2011 देख लेते, 2012 देख लेते। तो इस मंदी का प्रभाव रहा 102-3 साल तक। तो फिर भाई 2015 में क्यों नहीं करा तुमने, 2015-16 में क्यों नहीं करा? तो 2015-16 में आई थी नोटबंदी। 2015-16 में क्या आई? नोटबंदी। देखना भी
2015-16 में नोटबंदी आई, इसलिए बेस वर्ष नहीं मिला। चलो जी 2015-16 में नहीं आई, 2020-21 में क्या हुआ? तो 2020-21 कब होना था भैया? 2020 और 21 में होना था। तो 2020-21 में कोरोना कोविड टाइम आया था। कौन सा काल आया था? कोरोना। इस कोरोना के कारण पूरी की पूरी अर्थव्यवस्था ठप हुई थी कि नहीं हुई थी? इस पूरे कोरोना के कारण पूरी की पूरी अर्थव्यवस्था ठप हो गई थी, नहीं हुई थी? आप कहोगे भैया तो बात तुमने सही की, लेकिन सरकार को अब क्या समस्या, अब क्यों बेस ईयर घोषित कर दी सरकार किसी वर्ष को? तो मैंने कहा भैया अभी 2023 में अभी एक ढोलकिया समिति, कौन सी देखना एग्जाम में क्वेश्चन पूछ ले जाएगा, ढोलकिया समिति। इस ढोलकिया समिति का गठन किया गया है बेस वर्ष का आधार करने के लिए। तो कौन सी समिति है? ढोलकिया समिति। तो ये कुछ इससे संबंधित बातें थी बेस ईयर से। तो दोस्तों आज की क्लास हमारी किससे संबंधित थी? राष्ट्रीय आय से संबंधित थी, और राष्ट्रीय आय के हमने आज इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को करा है। दोस्तों आज की क्लास हमारी क्या होती है? यहीं पर समाप्त होती है। यदि आपको क्लास अच्छी लगे तो इसे लाइक करें, कमेंट करें और शेयर करें। जय हिंद।